आज हम आपको बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ये हमारे परीक्षा डीएलएड 4th सेमेस्टर का एक आवश्यक अंग है और इसके साथ साथ ही ये अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक है। इससे लगभग आपके कभी ना कभी क्वेश्चन या प्रश्न बनते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना क्यों की गई? इसकी स्थापना क्यों की गई? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई या कार्य करना प्रारंभ किया। क्यों स्थापना की गई? इसके पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे विश्व में 1914 से 18 तक और 1939 से 45 तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं। 2 विश्व युद्ध हुए हैं। इसके हम पहले ये देखते हैं ये विश्व युद्ध क्या थे। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 1914 से पहले लगभग ब्रिटेन या कहें अन्य सारे देश जो अपने उपनिवेशों को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एक उसका कॉन्सेप्ट आया है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, जिसको हम कहते हैं राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1920 में। ये हमारे यहाँ ये बनके तैयार हुआ 1920 में। क्या था 1920 में इसकी स्थापना की गई। इसमें सर्वाधिक योगदान अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का रहा है। वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि जिससे दोबारा विश्व युद्ध ना हो पाए, लेकिन इसका कारण एक केवल यही नहीं था, चूँकि इसकी द्वितीय विश्व युद्ध की जिम्मेदारी या यूँ कहें द्वितीय विश्व युद्ध का कारण कुछ राष्ट्रों के ऊपर घोषित कर दिया गया कि इन्हीं के कारण है विश्व युद्ध हुआ। पेरिस समझौते के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लेकिन धीरे धीरे प्रतिबंध राष्ट्र संघ के कुछ ऐसे देशों पे सर्वाधिक थे जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। जर्मनी इससे सर्वाधिक प्रभावित राष्ट्र था, लेकिन हुआ क्या, जब हम जानते हैं कि जर्मनी 1939 से 45 तक दूसरा युद्ध माना जाता है। हुआ ये कि जर्मनी ने पोलैंड पर सितंबर में आक्रमण कर दिया। सितंबर में आक्रमण करने के बाद में जो पूरा विश्व है 2 भागों में बढ़ जाता है। पोलैंड का साथ देने के लिए कुछ देश आगे आते हैं, जिनमें USA, UK, USSR तथा फ्रांस। युद्ध के दौरान ही दूसरी तरफ जर्मनी का साथ देने के लिए इटली और जापान आ जाते हैं। इटली और जापान आ जाते हैं। इटली, जापान और जर्मनी तीनों मिलकर धुरी राष्ट्र का निर्माण करते हैं, या यूँ कहा जा सकता है कि इनको धुरी राष्ट्र की संज्ञा
दी गई है और ये जो बाकी देश थे इनको मित्र राष्ट्रों की संज्ञा दी जाती है, मित्र राष्ट्रों की संज्ञा दी जाती है। युद्ध धीरे धीरे बहुत ही बृहद स्तर पर बढ़ गया, लोग एक दूसरों पर बमबाजी करने लगे। उस समय के आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया और कई ऐसे बंदरगाह या कहें कि फैक्ट्रियों को उजाड़ दिया गया और वहाँ पे तबाही मच गई। लेकिन हुआ क्या, अब मित्र राष्ट्रों में 1945 में जिसमें आपका यूएसए शामिल था, यूएसए ने जापान पर 2 आक्रमण किए, या कहें जापान पर यूएस ने परमाणु बम से हमला किया, परमाणु बम से हमला किया। और ये जो है आपका 6 अगस्त एवं 9 अगस्त को हुआ। 6 अगस्त 9 अगस्त को हमला किया और 6 अगस्त को जो बम डाला था अमेरिका ने अपने युद्ध बमवर्षक विमानों से, उसको कहा गया था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय जो था, ये बम जो डाला गया था हिरोशिमा पर, और जो दूसरा बम था जो 9 अगस्त को डाला गया था वो था फैटमैन बम था और ये डाला गया था नागासाकी पर। ये दो शहर थे जिस पर क्या होता है, अमेरिका ने 6 अगस्त एवं 9 अगस्त को बम वर्षक विमानों से हमला कर दिया। इसमें लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग मारे गए और कई लाख लोग घायल हो गए। इसमें भी लगभग 95,000 से अधिक लोगों की जानें चली गईं और लाखों लोग इसमें घायल हो गए। जापान ने इस हमले के बाद में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने आत्मसमर्पण किया? मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई, या कहें द्वितीय युद्ध की समाप्ति जापान पर परमाणु बम हमले के बाद में हुई, जिस पर अमेरिका ने अपने बमों को गिराया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब क्या करते हैं डी रूजवेल्ट, यूएसए के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट ने, या कहें रूजवेल्ट के सहयोग से या रूजवेल्ट के सुझाव पर एक नए संगठन की स्थापना करने का चार्टर अप्रैल 1945 से तैयार कर लिया गया। चार्टर तैयार किया गया और इस चार्टर का उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना। चार्टर तैयार के बाद में 25 जून 1945 ईस्वी को इस चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। चार्टर बनने के बाद में 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और 91वां देश, या कहें 50+1, 51वां देश जो था पूरे यूएसए में शामिल होने वाला पोलैंड था। या यूँ कहा जा सकता है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन में 51 सदस्य सम्मिलित
थे। अब इन्होंने क्या किया, 24 अक्टूबर 1945 को इन सभी देशों की एक बैठक हुई और बैठक में ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया। किसने? यूएनओ ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब ये याद रखिएगा आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग कई एग्जामों में पूछा जा सकता है और ये पूछा जा चुका भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दूसरा, ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय 51वां या 51th देश कौन सा था? वो पोलैंड था। एक और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल था कि नहीं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में वो शामिल था। कैसे शामिल था? ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में। लेकिन 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी एक राष्ट्र की हैसियत से इसमें शामिल हो गया। किसमें? यूएनओ में। अब कुल मिलाकर के 30 अक्टूबर को भारत जब शामिल हो गया और इसके अलावा भी ये संयुक्त या यूएनओ क्या कर दिया, यूएनओ का कार्यालय कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में। ये जो कार्यालय के लिए जमीन जो दी, एक व्यापारी ने 17 एकड़ जमीन दान में दी और इसी जमीन पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय का कार्यालय बनाया गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई या उसका कार्यालय कहाँ है। वो कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर एक कार्यालय की स्थापना की गई जो कि 17 एकड़ भूमि में विस्तृत था और इसको जो भूमि जो है एक व्यापारी ने दान में दी थी। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखिएगा कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। कितनी है? 193। और 93वां सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के या कहें लेटेस्ट या अंतिम सम्मिलित सदस्य कौन सा है? दक्षिण सूडान। सूडान जो है 1912 में 2 भागों में बट गया और 2012 में 2 भागों में बट गया, एक उत्तरी सूडान और एक दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी जो है जुबा है। वर्तमान समय में कुल कितने सदस्य हैं? 193। ये भी आपका बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। अब हम बताते हैं कि इसकी भाषाएं, संयुक्त राष्ट्र में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। ठीक, तो भाषाएं जो हैं 6 भाषाएं हैं। पहली है अरबी, दूसरी है चीनी, तीसरी भाषा जो है आपकी इंग्लिश, चौथी फ्रांसीसी, पांचवी रशियन,
और छठी जो भाषा है वो है स्पेनिश। या ये कहें कि संयुक्त राष्ट्र में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है? कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 6। लेकिन ये सर्वाधिक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इन सब में हमें किन भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में कार्यालयी भाषा है, ये कौन सी है? इंग्लिश एवं फ्रांसीसी जो हैं कार्यालयी भाषाएं हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कार्य होता है किन भाषाओं में होता है? इंग्लिश एवं फ्रांसीसी भाषाओं में ही वहाँ पे कार्य होता है। अब हम जानेंगे कि इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संघ हैं या कितने अंग हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंगों के बारे में अंग क्या जानेंगे? अंग। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6। इन सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंगों में से जो पहला संघ है जिसको क्या कहते हैं? महासभा। महासभा जो है एक पहला अंग है और इसमें वही जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं वही सदस्य महासभा के भी होते हैं। महासभा के भी वही सदस्य होते हैं। और कितने सदस्य हैं? 193। इन 193 सदस्यों में भी सबको मत का अधिकार है। मत का अधिकार है। ये कहें कि सभी को कितने मत का अधिकार है? 1 मत का अधिकार है। चाहे कोई भी देश हो, चाहे यूएसए हो, चाहे आपका इंडिया हो, चाहे आपका साउथ अफ्रीका हो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया हो, या यूँ कहें कि सारे देशों के विश्व के सभी का मत जो है एक ही होता है। यूँ कहा जा सकता है कि विश्व के इस संगठन में सभी देशों का महत्व समान है और सभी को केवल एक ही वोट देने का अधिकार होता है। इसमें इसकी बैठक जो होती है सितंबर के में प्रारंभ होती है और दिसंबर तक समाप्त हो जाती है। कब प्रारंभ होती है? सितंबर में प्रारंभ होती है और दिसंबर में इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में प्रत्येक देश को या कहें कि प्रत्येक सदस्य देश को अपना एक प्रतिनिधित्व इस सभा में भेजना आवश्यक है। कितने सदस्य? कम से कम 1 सदस्य। और अधिकतम कितने सदस्य भेज सकता है? 5 सदस्यों को भेजा जा सकता है। 5 सदस्य नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए 5 प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा जा सकता है। इसमें अधिकतर देखता है राष्ट्र के जो हैं प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये लोग जाते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है विदेशी दूत भी वहाँ पे सम्मिलित हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विश्व की संसद के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विश्व की संसद। जिस तरीके से भारत की सरकार में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है संसद के रूप से जाने जाते हैं, उसी तरीके से संपूर्ण विश्व की संसद किसको कहा जाता है? विश्व की संसद को कहा जाता है महासभा को। इसकी बैठक बता ही चुके हैं कब होती है? सितंबर के महीने में। समाप्त कब होती है? दिसंबर में। और कम से कम प्रत्येक राष्ट्र को या प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपना एक प्रतिनिधि सभा के जब बैठक होती है उसमें शामिल होना आवश्यक है और अधिकतम 5 सदस्य इसमें भेज सकता है।
अब हम देखेंगे कि इसका महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है इसका कार्य कि बजट पास करना। क्या पास करना? बजट। कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो पैसा खर्च होता है, वार्षिक पैसा खर्च कहाँ कहाँ किया जाएगा और वो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, उसके लिए क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पास करता है? कौन पास करता है? महासभा पास करती है। और महासभा का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, बजट के अलावा भी दूसरा कार्य होता है, नया सदस्य बनेगा या नहीं। मतलब इस समय में 193 सदस्य हैं। अगर कोई नया देश इस संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित हो रहा है या होना चाहता है, तो उसका डिसीजन या उसका निर्णय महासभा करती है। कैसे करेगी? मतदान कराएगी। मतदान कितना होगा? यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कोई भी 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, उस नए देश सदस्य को इसमें सदस्यता प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा इसका प्रमुख कार्य जो है, क्या कार्य है कि सुप्रीम काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, किसको कहते हैं? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कौन कौन से देश शामिल होंगे, इसका सुझाव भी महासभा ही देती है। इसके अलावा भी एक बैठक तो होनी होना है, मतलब एक बैठक आयोजित की जाती है। इसके साथ भी यहाँ पर इको और शॉक, दो शब्द हैं, इको और शॉक। इको मतलब इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल। सोशल काउंसिल में कौन कौन से सदस्य रहेंगे, इसका भी निर्णय कौन करती है? महासभा ही करती है। यूएन के, किसके? यूएन के महासचिव का चुनाव, महासचिव का चुनाव में भी इसका योगदान रहता है। और इसके अलावा भी हम ध्यान रखिएगा, आईसीजे, इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्यों का चुनाव भी महासभा के माध्यम से किया जाता है। ये जो है महासभा के कार्य हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में दूसरा महत्वपूर्ण संघ है यूनाइटेड नेशन काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या इसको कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसको हम, इस सभा को हम ये भी कह सकते हैं पुलिसमैन। कहाँ का पुलिसमैन है? विश्व का पुलिसमैन। विश्व का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका हम शॉर्ट नेम बोल देते हैं यूएनएससी। यूएनएससी ये एक आदेशात्मक संस्था है और ये हमेशा जो है आदेश ही देती रहती है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो होती है 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15।
और 15 सदस्यों में जो होते हैं 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों जो हैं आपके उसमें है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना या चीन तथा रूस। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश हैं ये और इन्हीं को वीटो पावर मिली हुई है। वीटो पावर क्या होती है? निषेधाधिकार। यूं कहा जाए, कभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यदि कोई भी एक देश इनमें से वीटो पावर लगा देता है या रोक लगा देता है तो वो चीज़ पूरे विश्व भर में या विश्व के संयुक्त देशों पर लागू नहीं होगी, वो वहीं पर उसी समय समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या होता है? वीटो अधिकार, निषेधाधिकार मतलब किसी भी कानून को एक्टिव होने पर रोक लगा देते हैं। कई बार इसमें रोक लगाई है और सर्वाधिक जो वीटो पावर का यूज़ किया है यूएसएसआर या कहें उस समय का यूएसएसआर या वर्तमान समय का रसिया जो है इसका प्रयोग करता है। ये जो है स्थायी सदस्य होते हैं ये सदैव सम्मिलित रहते हैं, इनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो 10 स्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका जो है प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इनके सदस्यों का 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और इनमें परिवर्तित भी होते रहते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अस्थायी सदस्यों में कभी कभी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि अस्थायी सदस्यों में कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक बार सदस्यता ग्रहण कर चुका है? वो देश है जापान। जापान जो है लगभग 11 बार इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुका है। भारत भी लगभग 7-8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है। एक चीज और भी याद रखिएगा, यूएनएससी की जो बैठक होती है 14 दिन बाद होती है। कितने दिन बाद? बैठक जो होती है 14 दिन बाद होती है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि इसकी बैठक 24 घंटे के अंदर भी बुलाई जा सकती है। 24 घंटे के अंदर भी बुलाई जा सकती है। और जो स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्यों में से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कई अध्यक्षता भी करने वाले देश हैं, जिसमें से इसमें जो है अल्फाबेटिकल मतलब पहला जो अक्षर है, पहले अध्यक्षता कौन करता है? करा अमेरिका किया, अमेरिका के बाद में ब्रिटेन किया, ब्रिटेन के बाद में चाइना किया, चाइना के बाद में फ्रांस किया, फ्रांस के बाद में रसिया करेगा। इसी तरीके से अल्फाबेटिकल क्रम में इनकी अध्यक्षता करते रहते हैं। और इसमें भी किसी चीज़ को पास होने के लिए या किसी चीज़ को कानून को लागू करने के लिए कम से कम 9 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। कितने सदस्यों की? 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। वो 9 सदस्य कौन कौन से होंगे? 5 जो होंगे आपके स्थायी सदस्य होंगे। कौन सदस्य होंगे? 5 स्थायी सदस्य होंगे और 4 जो होंगे अस्थायी सदस्य होंगे। यदि कोई भी 9 मतलब 5 स्थायी सदस्य और 4 अस्थायी सदस्य किसी पर अपनी सहमति दे देते हैं, वो चीज़ लागू कर दी जाती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन आरंभ हो जाता है। अब हम ध्यान देंगे कि इसके बाद में जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है
तीसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? अब हम ध्यान देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है सचिवालय। कौन सा अंग है? सचिवालय। ये जो है प्रशासनिक अंग है। प्रशासनिक अंग, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, इस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी हम कह सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं इसके पूर्व में कागजी कार्यवाही होती है। कागजी कार्रवाई होती है और इसका काम होता है रिपोर्ट तैयार करना, तथा इसके लिए जो एक प्रमुख व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है महासचिव। महासचिव कौन अंग होता है इसका महत्व? महासचिव। महासचिव का जो कार्य होता है, किसकी सिफारिशों पर ये नियुक्त होता है? नियुक्ति जो होती है इसकी महासभा की सिफारिश पर। महासभा सिफारिश करती है कि कौन महासचिव होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब मदद कौन करते हैं या कहें इसमें भाग कौन लेते हैं? महासभा के सभी सदस्य महासचिव के लिए चुनाव में भाग लेते हैं और वही प्रक्रिया है 2/3 बहुमत से जो भी व्यक्ति इसके लिए चुनाव जीतेगा वो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है। ठीक, अब हम ध्यान देंगे कि इसके अलावा चौथा जो अंग है आपका ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो कार्यालय है हेग में है और हेग कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड देश में हेग स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह एकमात्र ऐसा कार्यालय है जिसका मुख्यालय हेग में है। कहाँ है? हेग में। और इसका किससे संबंधित है? ये अधिकतर जो कार्य करता है ये युद्ध से संबंधित या कोई देश आक्रमण कर देता है, लड़ाई झगड़े या अन्य विवाद किससे संबंधित होंगे? एक देश या कई राष्ट्रों के, कई देशों के मध्य युद्ध से संबंधित, आक्रमण से संबंधित, लड़ाई झगड़े से संबंधित या अन्य विवाद होंगे, उसका निर्णय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगी। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल 15 सदस्य होते हैं और इनके लिए कोरम 9 सदस्यों का होता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के ICJ अंग के अंतर्गत इसमें 15 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और इसकी बैठक के लिए आवश्यक कोरम जो होता है 9 सदस्यों का होता है और इसका कार्यकाल भी 9 साल का होता है। एक बात ये याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है इसको हम यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ लॉ भी कहते हैं। इंटरनेशनल
कोर्ट ऑफ लॉ कहते हैं। एक चीज और भी याद रखिएगा, इन 15 सदस्यों में कोई भी 2 सदस्य एक देश के नहीं हो सकते हैं। मतलब कहने का आशय है, एक देश का केवल एक ही सदस्य मनोनीत या नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कभी कभी ये आता रहता है कि अब ये हमें ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से किन व्यक्तियों ने इसमें न्यायाधीश की भूमिका निभाई है। पहले जो सदस्य भारत का प्रतिनिधित्व किया है लगभग 1950 के बाद में बी.एन. राव। ये बी.एन. राव वही बी.एन. राव हैं जो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, या कहें भारतीय संविधान में जो स्ट्रक्चर तैयार किया था वो बी.एन. राव ने तैयार किया था। और भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश बी.एन. राव ही हैं। दूसरे न्यायाधीश जो हैं आपके फेमस डॉक्टर नागेंद्र सिंह भारत की तरफ से दूसरे व्यक्ति हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं, या अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर चयनित होने वाले भारत के एकमात्र न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। तीसरे जो न्यायाधीश हैं वो आते हैं आपके आर.एन. पाठक। ये जो तीसरे न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व किया था, जिनको हम रघुनंदन पाठक भी कह सकते हैं। चौथे जो वर्तमान समय में भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो हैं दलवीर सिंह भंडारी। एक बार इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके बाद में 2019 में पुनः इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य के रूप में चयनित कर लिया गया है। दलवीर सिंह भंडारी भारत के दिल्ली के हाई कोर्ट, मुंबई के हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने न्यायाधीश के पद पर चयनित हो चुके हैं। ठीक, अब हम बताएंगे, अब जो सबसे इसके बाद में चौथे अंक के बाद में या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संघ के बाद में जो 5वां अंग आता है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका क्या कार्य होता है? ये पूरे विश्व में आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने, किसके स्तर को? सदस्य देशों के। कौन से सदस्य देश होंगे? वे होंगे पिछड़े या अविकसित देशों को किस तरीके से विश्व स्तर पर समान रूप में
उनकी उन्नत की जा सके और वे विकसित हो सकें। इसके लिए क्या किया जाता है, सदस्यों का चयन किया जाता है और इसके जो सदस्य होंगे वो 54 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य होते हैं और 54 सदस्य में प्रत्येक सदस्य का 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 54 सदस्यों में को 3 वर्ष के लिए चुना जाता है और इसी में से एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और वो अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिस तरीके से गरीबी, भूखमरी और आपदाएं ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, ख़त्म कर दिया, आती रहती हैं, उसके लिए हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए एक अंग के रूप में गठन किया है। अब हम बताएंगे इसका 5वां एवं छठा एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का छठा अंग है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका क्या कार्य है? जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, उस समय पूरे विश्व भर में उपनिवेशवाद चल रहा था। क्या चल रहा था? उपनिवेशवाद। और कई एक देश जो थे उपनिवेशवाद के शिकार थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना था कि किसी न किसी तरीके से धीरे धीरे उपनिवेशवाद समाप्त हो और उपनिवेशवाद समाप्त होने के लिए हमें एक ऐसे संगठन का गठन किया जाए जो उन देशों में जाकर के स्वतंत्रता या कहें उनमें उनको जागरूक करना और विश्व में आगे बढ़ने के लिए कार्य करने के लिए इसका गठन किया गया। लेकिन धीरे धीरे 1994 तक आते आते लगभग विश्व में सभी देश क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने अपने देशों में अपना अपना संविधान लागू कर लिया। जब सभी देशों में उपनिवेशवाद खत्म हो गया, तब इसका भी कोई अब महत्व भी खत्म हो गया। इसका न्यास परिषद का महत्व भी अब खत्म हो गया। इस तरीके से अब देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान समय में केवल 5 अंग ही कार्य कर रहे हैं। न्यास परिषद ने 1994 से कार्य करना बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक हैं। महासचिव कौन महासचिव होंगे? जो महासभा 193 सदस्यों के माध्यम से या मतदान के माध्यम से जिसको निर्वाचित करेगी, वो जो होगा क्या कहलाता है? महासचिव कहलाता है। ट्रिगवेली जो थे पहले महासचिव थे। किसके सचिव थे? पहले महासचिव थे। ये नॉर्वे से संबंधित थे। मिडनाइट्स कंट्री में एक नॉर्वे देश है और ये यूरोपियन देश है, यूरोप में है। और ये जो थे पहले यूरोपियन या कहे पहले महासचिव थे। इसके बाद में दूसरे जो डैग हैमर दूसरे महासचिव थे। ये स्वीडन से बिलोंग करते थे, वही स्वीडन जहां नोबेल प्राइज दिया जाता है। पूरे विश्व में जो भी कार्य प्रगति पर हुए हैं उनमें सर्वाधिक योगदान देने वालों को 6 रूपों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। वो कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में।
ये ऐसे डैग हैमर महासचिव थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई। किसमें हो गई? कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई। ठीक। तीसरे जो महासचिव थे वो थे यूथार्ट। यूथार्ट जो थे पहले गैर यूरोपियन महासचिव थे और ये जो संबंधित थे वर्मा से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? वर्मा से संबंधित थे। ये एक ऐसे पहले महासचिव थे जो यूरोप के बाहर का सचिव थे। चौथे जो महासचिव जो हैं महत्वपूर्ण, हम इनका क्रम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि इनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन महासचिव हुए हैं और ये किस लिए महत्व रखता है। तो इसमें क्या करते हैं, चौथे जो महासचिव थे बुतरस घाली। बुतरस घाली ये मिस्र के थे, जिसको हम इजिप्ट भी बोलते हैं। नील नदी का शोक मिस्र को कहा जाता है। ये कौन से थे? बुतरस घाली मिस्र के थे और इनका सबसे छोटा कार्यकाल 4 वर्ष का कार्यकाल हुआ। बुतरस घाली अभी तक के महासचिवों में सबसे छोटा कार्यकाल बुतरस घाली का हुआ है। एक और हम महत्वपूर्ण चीज बता देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से महासचिव के पद के चुनाव के लिए किस व्यक्ति को चुना गया था? वे थे शशि थरूर। कौन थे? शशि थरूर। किसके खिलाफ लड़े थे? बान की मून के खिलाफ। लेकिन बान की मून की विजय हुई। ये संबंधित थे दक्षिण कोरिया के बान की मून जो थे महासचिव नियुक्त किए गए, जिसमें शशि थरूर इनके खिलाफ लड़े थे। इसके अलावा भी वर्तमान समय में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान समय में जो है कौन महासचिव है या महासचिव कौन है। वर्तमान समय में महासचिव पुर्तगाल के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अब हम इन सब चीज़ों को फिर से अपनी तरह से अध्ययन कर लेंगे। ठीक है। देखिए, हमने बीच में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में धन कहाँ से आएगा, इसका निर्णय कौन करता है? महासभा ही करती है। लेकिन वर्तमान समय में सर्वाधिक धन देने वाले सदस्य कौन कौन हैं? ये याद रखिएगा कि अभी तक पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक योगदान अमेरिका का ही रहता है, या कहें कि अमेरिका सर्वाधिक पैसा दान के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ को देता है। दूसरा जो देश है वर्तमान समय में चीन जो है वो भी दूसरे नंबर पे जो है अनुदान के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ को पैसा देता है। जापान, जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम ये जो है प्रमुख राष्ट्र हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ को
पैसा या धन देते हैं। इसमें लगभग 22% जो धन की भागीदारी है, या यूँ कहें कि टोटल पूरी आय को 100% मान लिया जाता है, तो 22% केवल और केवल अमेरिका उस पैसे को देता है। लगभग 12% चाइना दूसरे नंबर पर है जो पैसा खर्च करता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। जापान 8%, जर्मनी 6% और ब्रिटेन जो है 4% पैसा देता है। भारत की भी इस समय 21st रैंक है। 21st रैंक मतलब पैसा खर्च करने में या पैसा देने में 21वां स्थान किसका है? भारत का है। और ये लगभग 0.834% पैसा देता है। मतलब कुल खर्च का भारत लगभग 1% से भी कम पैसा संयुक्त राष्ट्र संघ में देता है। अब ये याद रखिएगा, सर्वाधिक है कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ ने कार्य करना शुरू किया, इसके पहले किसका गठन हुआ, इसके साथ साथ में ही हम अन्य भी चीज़ों धीरे धीरे से उसको अध्ययन करते रहेंगे। इसके अलावा भी आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पास में अध्ययन सामग्री या पुस्तकें हों उससे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ लीजिएगा और ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है।